गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज के टाइम एक मुद्दा सुना जा रहा है स्टूडेंट प्रोटेस्ट के टाइम का। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है कि जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ ना, तो बहुत सारे ऐसे वीडियो सामने आए जहां पर पुलिस ने बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली लाठीचार्ज किया। इवन पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, बहुत सारे बच्चों के सर फट गए। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को सुन रहा है एंड सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला है कि ये सोच रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इन सभी मुद्दों के अंदर हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग बात है। देखो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए डेफिनेटली पुलिस को काम करना पड़ता है, पर जैसी कुछ वीडियोस आई वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में बहुत ही डराने वाली वीडियोस थी। महिलाओं के साथ भी बहुत सारे गलत चीज़ें करी गई। तो यहाँ पर सीजीआई ने यहाँ पे बोला है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हम सबके पास है, राइट? और अपनी प्रॉब्लम हम यहाँ पे अगर सरकार के साथ है उसको बिल्कुल यहाँ पे रख सकते हैं, पर हमें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होगी और इसीलिए हम चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हो। इनफैक्ट ना, यहाँ पे सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के साथ अग्री किया है। सरकार ने भी यही बोला है कि वो खुद भी चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि जो भी रिस्पॉन्सिबल है इस वायलेंस के पीछे उनको यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया जा पाए। पर हालांकि सरकार ने यह भी बोला कि बहुत सारे पुलिस वाले भी थे, उनको भी यहाँ पे चोटें लगी हैं, उनको भी देखना पड़ेगा कि उनके लिए कौन बंदे रिस्पॉन्सिबल थे। तो बिल्कुल ये बात तो सही है कि कोई भी वायलेंस करे, चाहे वो किसी भी साइड से हो, डेफिनेटली यहाँ पे उनके ऊपर एक्शन तो होना ही यहाँ पर चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो भी माइनर बच्चे हैं ना, उनको आप यहाँ पे रिलीज करिए। और अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स हैं जिनको आपने यहाँ पे अरेस्ट किया हुआ है और उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके ऊपर आप सख्ती से पेश मत आइए। अनटिल अनलेस कि वो पहले भी क्रिमिनल्स रहे हैं और अब फिर से आकर इन प्रोटेस्ट के अंदर उन्होंने क्राइम करने की कोशिश करी है, तो उनके ऊपर तो डेफिनेटली एक्शन यहाँ पे लिया ही जाएगा, राइट? इनफैक्ट ना, यहाँ पे एक चीज और पता लगी है कि जुलाई 20 को ना, जो पैलेट गन का इस्तेमाल था वो पुलिस ने ऑथराइज किया था। आपने नोटिस किया होगा ना, बहुत सारी फोटोज आई हैं जहां पर बच्चों की बॉडीज के ऊपर, किसी की आंख के ऊपर पैलेट गन यहाँ पे आपको फायर होती हुई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बिल्कुल पता लगा है कि जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस रैंक ऑफिसर हैं, उनके डायरेक्शंस के ऊपर रैपिड एक्शन फोर्स ने 2 राउंड यहाँ पे फायर करी है इस पर्टिकुलर पैलेट गन की। तो ये फिर से बड़ा कंसर्निंग मुद्दा हो जाता है कि हमारे बच्चे ही तो हैं, वो ठीक है किसी बात से अग्री नहीं करते, बट दैट डजंट मीन कि हम उनके ऊपर पैलेट गन्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों, डेट है आज की 29 जुलाई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। सबसे पहले तो आप सबको गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो, गुरु पूर्णिमा एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हम सबके लिए दिन बन जाता है, क्योंकि गुरु मैं तो ऐसे इंसान को मानता हूँ जो हमें अंधकार से रोशनी की तरफ लेके जाता है, जो हमें सही रास्ता दिखाता है, जो हमें लाइफ के अंदर सिर्फ अकेडमिकली नहीं, पर कहीं भी एक मेंटोर के तौर के ऊपर हमें लाइफ में आगे बढ़ने के अंदर यहाँ पे हमारी सपोर्ट करता है। तो बहुत सारी चीज़ें आप मेरे से सीखते होंगे, बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे सीखता हूँ। दरअसल में गुरु पूर्णिमा का आई थिंक यही अर्थ है कि हम सब एक दूसरे से सीखें और अपनी ज़िंदगी को और थोड़ा बेहतर बनाएं, राइट? इसी गुरु पूर्णिमा के मौके के ऊपर दोस्तों, हमारी पीडब्ल्यू टीम की तरफ से जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट बैचेस हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छा ऑफर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे प्रहार बैच है 2027 के लिए, टाइटन बैच है 2027 के लिए ही, ठीक है, जो कि इंग्लिश के अंदर है। तो इन बैचेस के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप 27 की तैयारी कर रहे हैं। 2028 के लिए संकल्प बैच और पिनिकल बैच आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हमारे ऑप्शनल बैचेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, राइट? एंड अगर आप टेस्ट सीरीज और मेंटरशिप चाहते हैं तो उसके लिए हमारा सृजन प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच आपको देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से हर साल बहुत अच्छे रिजल्ट्स हर साल देखने को मिलते हैं। तो इन सभी कोर्सेज का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आज हमें डिस्कस करना है, दैट इज 6 न्यू साइट्स एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज एंड डेंजर लिस्ट। इसको अंडरस्टैंड करेंगे, पर पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कल हमने सारनाथ का डिस्कशन किया था, क्योंकि उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। दरअसल में ना, ये कहाँ हो रहा है सारा काम? बुसान, जो आपका साउथ कोरिया है, वहां पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का सेशन चल रहा है। वहीं पर ये सारी अलग अलग डिस्कशन हो रही हैं। अब यूनेस्को के द्वारा ना एक लिस्ट मेंटेन की जाती है, यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर। देखो, कई ऐसी स्पेसिफिक साइट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए, पर हमें ऐसा लगता है कि आज के टाइम उनको ऊपर बहुत बड़ा खतरा फेस कर रही हैं। अब खतरा कई चीज़ों का हो सकता है, कहीं पर हो सकता है युद्ध चल रहा हो, कहीं पर हो सकता है कुछ आपका कहीं पर कंस्ट्रक्शन हो रही हो, तो उस चक्कर में हमें लगता है कि यार इस साइट को डैमेज ना चला जाए। कई बार इस प्रकार के जो आपके
अलग अलग चीज़ें, एग्रीकल्चर को बढ़ना हो गया, कई इन कारणों की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, कई बार सिविल वॉर चलने की वजह से, तो हमें लगता है कि यार इनको ना थोड़ा डेंजर है, तो उसके लिए हम यहाँ पे उनको यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज एंड डेंजर के अंदर यहाँ पे डाल देते हैं। ये दरअसल में आर्टिकल 11.4 है 1972 की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का, उसी के माध्यम से इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। अब इसका फायदा पता क्या होता है, अगर किसी साइट को हम डेंजर में डाल देते हैं ना, तो उससे पैसा मिलना उसके कंजर्वेशन के लिए वो थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, अब पता क्या हुआ है, अभी यहाँ पे टोटल 6 नई साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर यहाँ पे मतलब लिस्ट इन डेंजर लिस्ट के अंदर यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। अब इसमें 3 तो पुरानी वाली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थी, 3 नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाई गई और उनको सीधा सीधा अपने डेंजर लिस्ट में यहाँ पे डाल दिया गया। अब क्वेश्चन आता है ये आखिर 6 साइट्स है कौन सी। देखो ये इंडिया में कोई साइट नहीं है, पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसीलिए इन साइट्स के बारे में हमें एक बेसिक आइडिया जरूर पता होना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ ना साउथ सूडान की, यहाँ पर आपको बोमा बेंडिंगलो माइग्रेटरी लैंडस्केप आपको देखने को मिलेगा। दुनिया के अंदर लैंड मैमल माइग्रेशन के अंदर इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल या वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट जो आपको देखने को मिलता है, वो आपका बोमा बेंडिंगलो माइग्रेटरी लैंडस्केप ही है। पर आज के टाइम के अंदर आप नोटिस करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से, पोचिंग की वजह से इसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। तो आप ना इसकी लोकेशन याद रखना, ये वाले माइग्रेटरी लैंडस्केप की, दैट इज इन साउथ सूडान। इसके अलावा आपका जो माउंट एमल कैसल है लेबनान के अंदर, अब यहाँ पर टोटल 5 कैसल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब ऐसा बताया जाता है कि ये जो लेबनान के अंदर है ना, इसने बहुत सारे समय के अलग अलग प्रकार के कन्फ्लिक्ट देखे हैं अलग अलग सिविलाइजेशंस के अंदर, पर आज के समय आर्म्ड कन्फ्लिक्ट की वजह से ये लेबनान का माउंट एमल कैसल्स ये आपका थोड़ा सा डेंजर में चल रहा है। इसके अलावा सेबेस्टिया, ये है स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, ठीक है ना, पैलेस्टीन के अंदर है। अब यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि अलग अलग सिविलाइजेशन जैसे किंगडम ऑफ इजराइल, हेलेनिस्टिक, रोमन, बाइजेंटाइन, इस्लामिक, क्रूसेडर, ममलूक, ऑटोमन पीरियड हो गया, इन सब के अलग अलग रिमेन्स इस साइट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। पर आज के टाइम यहाँ पर एक समारिया नेशनल पार्क बनने वाला है, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो पैलेस्टाइन के अंदर है ही, आपको सबको पता ही होगा, तो उस वजह से भी डर है कि ये कहीं खत्म ना हो जाए। तो 3 तो ये साइट्स हैं। इसके अलावा की 3 पुरानी साइट्स भी थी, उनको भी डेंजर लिस्ट में डाला गया है। एक यहाँ पर है आपकी एंशियंट सिटी ऑफ टॉरिक, चेरोनीस एंड इट्स चोरा, ये आपका यूक्रेन के अंदर है। अब यूक्रेन में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो यहाँ पर दरअसल में ना ग्रीक आपकी हिस्ट्री आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। पर आज के टाइम के ऊपर आपके नए कंस्ट्रक्शन की वजह से, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन की वजह से ये खतरे में आ चुका है। हिस्टोरिक इनर सिटी ऑफ परमरिबो सुरीनाम, ठीक है ना, यहाँ पर भी नए नए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ये भी आपका साउथ अमेरिका के अंदर डच इन्फ्लुएंस को शो करता है, तो बहुत शानदार आर्किटेक्चर है, वुडन आर्किटेक्चर है यहाँ का, तो वो भी खतरे में आ गया। इसके अलावा टायर लेबनान के अंदर, अब यहाँ पर आप नोटिस करते हो कि यहाँ पर बहुत पास्ट के अंदर ये बहुत अच्छा मैरीटाइम ट्रेड होता था, पर्पल पाई का प्रोडक्शन होता था, बट आज के टाइम के ऊपर कन्फ्लिक्ट की वजह से ये भी न्यूज़ में आ गया है। तो ये सारी 6 साइट्स का आपको नाम याद रखना होगा एंड कौन सी कंट्री के अंदर है वो भी ध्यान में रखिएगा। इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, पर जो हेरिटेज साइट दुनिया के अंदर न्यूज़ में होती हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज आत्मनिर्भर भारत पंचायत प्रोग्राम। थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो आप ना पॉलिटी के कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, मेंस के, मेंस में ना एक क्वेश्चन बहुत बार बार आया है कि पंचायत के कैसे क्या दिक्कतें वो फेस करते हैं एंड कैसे उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। देखो एक ना क्वेश्चन आपको पता होगा कि पंचायत की जब हम बात करते हैं ना, तो एक तो बड़ी दिक्कत आती है इनकी फंड्स की, एक दिक्कत आती है फंक्शंस की। फंक्शंस मतलब क्योंकि सारा डिवॉल्व नहीं ना हुआ, सारे के सारे जो आपके होते हैं, एक होती है फंक्शनरीज की जो काम करने वाले लोग हैं, और एक आते हैं कि एक्चुअल में इनकी फंक्शनैलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आज के समय उठता है। ये सब ने आपने ना पढ़ा होगा अपने मेंस के अंदर कि पैसों की दिक्कत होती है, खुद का ओन सेल्फ रेवेन्यू ये नहीं जनरेट कर पाते, ओन सोर्स रेवेन्यू। फिर इनके पास पूरे के पूरे अपने जो फंक्शंस हैं, जो काम काज हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट पूरा डिवॉल्व नहीं करती हैं, सिर्फ कुछ ही स्टेट्स ने किए हैं, बाकी स्टेट्स ने बहुत कम काम इनको डिवॉल्व किए हैं। काम करने वाले स्किल्ड लोगों की कमी होती है और इनकी फंक्शनैलिटी पे इस वजह से क्वेश्चन मार्क उठते हैं। अब इसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए ना हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम लॉन्च किया है और साथ में ही समर्थ पंचायत पोर्टल भी लॉन्च किया है। तो समझते हैं आखिर ये है क्या। देखो पॉइंट पता क्या है, ये वाला जो आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम है ना, ये मेजरली आपका फंड वाली दिक्कत को सॉल्व करने की कोशिश करेगा।
क्वेश्चन आता है कैसे सॉल्व करेगा, देखो इधर मैं लिख देता हूँ। पॉइंट पता क्या है, आज के टाइम पंचायत को पैसा मिलता कहाँ से है? सर पंचायत को मिलता है पैसा ग्रांट से। ग्रांट मिलती है सेंटर से, स्टेट से, वहां से अपना काम वो गुजारा कर पाते हैं। पर क्या कोई तरीका नहीं है कि पंचायत खुद अपना रेवेन्यू जनरेट कर पाए? कई सारे तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी टैक्स अच्छे से कलेक्ट करके, कुछ वाटर चार्जेस लेकर, यूजर फीस हो गया, मार्केट फीस हो गया, लाइसेंस फीस हो गया। और भी इनफैक्ट ना इसके अलावा पंचायत के अलग अलग एसेट्स होते हैं। जैसे कुछ पंचायत की जमीन होती है, पंचायत लैंड, वहां को उसको रेंट पे देके, लीज पे देके कुछ पैसा कमाया जा सकता है। फिर पंचायत के कुछ कम्युनिटी हॉल्स होते हैं, वहां पर शादियां वगैरह होंगी तो वहां पे पैसा वहां से कमाया जा सकता है। लोकल कुछ टूरिज्म साइट्स होंगी, वो टूरिज्म से पैसा कमाया जा सकता है। कुछ वाटर बॉडीज होंगी, वहां फिशरीज को लीज में दिया जा सकता है। तो ऐसे कई सारे तरीके हो सकते हैं पंचायत के द्वारा पैसा अपना खुद यहाँ पे ओन सोर्स रेवेन्यू जनरेट करने के। तो दरअसल में ना ये जो बात है ना आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम की, ये इसी की बात कर रहा है कि सेंटर और स्टेट्स की ग्रांट्स के ऊपर निर्भर रहने की बजाय अगर आप खुद का सोर्स रेवेन्यू जनरेट करेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। और इसीलिए हमने यहाँ पर एक नेशनल चैलेंज इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया है, जहाँ पर लोकल एसेट्स को, अपॉर्चुनिटीज को हम रेवेन्यू जनरेट करने के अंदर यहाँ पे हेल्प करेंगे। राइट, इसी का नाम है आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम। अब इसमें देखो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज तो है ही है, उसके अलावा हमारे पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के माध्यम से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। फिर जो कंपनीज अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रीब्यूट करती है वो हो गया। इसके अलावा आपका नबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उसके अलावा आपका हटको है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये सारे मिलकर इसके पार्टनर यहाँ पे कर रहे हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत 350 प्रोजेक्ट हम यहाँ पे करेंगे अगले 4 साल के अंदर। पहले साल में 50 प्रोजेक्ट होंगे, अगले आने वाले 3 साल के अंदर 100 प्रोजेक्ट यहाँ पे होंगे। और इसके अंदर वो ग्राम पंचायत होंगी जिनका खुद का रेवेन्यू कम से कम 50 लाख का है, और वो ब्लॉक पंचायत होंगे जिनका खुद का रेवेन्यू कम से कम 1 करोड़ का है। तो इस प्रकार से इनकी मदद करेंगे एंड कोशिश किया जाएगा इन सबको हम अपना आत्मनिर्भर यहाँ पे बना पाए। इसके अलावा दूसरा जो पोर्टल यहाँ पे लॉन्च हुआ वो है आपका समर्थ पंचायत पोर्टल। अब इसमें पता क्या था, यहाँ पर हमने एक पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया, पूरा एक डिजिटल पोर्टल बना दिया। क्यों डिजिटल, क्यों? देखो फॉर एग्जांपल किसी को यहाँ पे टैक्स वगैरह पे करना है, तो अभी तक वो सब कैसे होगा? वो सब होगा आपका मैनुअल कनेक्शन। ठीक है, आपको मान लो कुछ पैसा कलेक्ट करना है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना पीछे, ये सारे के सारे पैसा कलेक्ट करने के, टैक्स मिलने के। तो इससे दिक्कत क्या होती है, मैनुअली कनेक्ट होता है, डिले हो जाता है, रेवेन्यू उतना आ भी नहीं पाता। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है समर्थ पोर्टल। एक पोर्टल बना दिया, डिजिटली टैक्स कलेक्ट करेंगे, कितना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ उसको प्रॉपर्ली ट्रैक कर पाएंगे, तो सारा चीज ऑनलाइन हो जाएगी। इससे पैसा कलेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और इस तरह से पैसे का मिसयूज भी यहाँ पे नहीं होगा। और इस प्रकार से ऑनलाइन पेमेंट्स के माध्यम से कलेक्शन वगैरह सब चीजें बेहतर हो पाएंगी, टैक्स पेयर को रजिस्टर करना भी आसान हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश ने तो ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, और आगे जाके महाराष्ट्र, मिजोरम, इन सब स्टेट्स को भी हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो सारा का सारा प्रोसेस जो होगा वो डिजिटल हो जाएगा, और पंचायत के रेवेन्यू भी इससे आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये है आत्मनिर्भर पंचायत प्रोग्राम एंड आपका जो समर्थ पोर्टल था। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, दैट इज फील्ड्स मेडल। देखो जैसे ना नोबेल प्राइज होता है ना, आपने देखा होगा, मेडिसिन के लिए मिलता है, फिजिक्स के लिए मिलता है, केमिस्ट्री के लिए मिलता है, लिटरेचर के लिए, पीस के लिए, ऐसे 6, इकोनॉमिक्स के लिए 6 सब्जेक्ट्स के लिए मिलता है ना। पर मैथमेटिक्स के लिए आपको नोबेल प्राइज नहीं देखने को मिलता। तो मैथमेटिक्स की फील्ड के अंदर ना 2 मेडल बड़े फेमस हैं, एक है आपका फील्ड्स मेडल और एक है आपका एबल प्राइज। तो ये जो फील्ड मेडल है ना, ये अभी इस बार यहाँ पे दिया गया है। एक्चुअली फील्ड मेडल ना इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 4 साल बाद आता है, ये हर साल नहीं आता। जैसे पिछली बार हमने फील्ड मेडल पढ़ा था 2022 के अंदर, अब हम 2026 में जाके 4 साल बाद फील्ड मेडल को पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि 4 साल बाद दिया जाता है। तो मैथमेटिक्स की फील्ड के अंदर जिसने अच्छा काम किया होता है उनको ये मिलता है। 1936 में पहली बार ये मिला था, और इसको दिया जाता है इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के द्वारा हर 4 साल के बाद। जब भी इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियंस होती है उसमें ये अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है। एंड इस बार ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये यूएसए के अंदर हुई। ठीक है, ये जो इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन है ये 1920 में बनाया गया, 1932 में बंद कर दिया गया, फिर 1950 में वापस बनाया गया, और अभी आज के समय इसके हेडक्वार्टर आपको बर्लिन जर्मनी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब पहली चीज तो यहाँ पे ये है कि अगर किसी को ये अवार्ड मिलना है ना, तो उसकी उम्र 40 साल से कम होनी चाहिए ऑन 1 जनवरी ऑफ द अवार्ड ईयर। ठीक है ना, और जब भी ये 4 साल बाद मिलेगा तो मैक्सिमम 4 लोगों को मिल सकता है, ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों को दे दिया, मैक्सिमम 4 लोगों को यहाँ पे मिलेगा।
एंड आप एक बात नोटिस करना, आज तक भारत की तरफ से कोई भी डायरेक्ट सिटीजन नहीं है जिसको फील्ड मेडल मिला है। एक्चुअली भारत के ओरिजिन वाले मेंबर्स हैं, ठीक है, कि उनका ओरिजिन भारत के साथ है, कुछ भारत के साथ लिंक है उनका, पर कोई डायरेक्ट भारतीय नागरिक हो ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ फील्ड मेडल के केस में। जो इंडियन ओरिजिन में थे, एक तो मंजुल भार्गव है, ठीक है ना, तो इनको यहाँ पे मिला था फील्ड मेडल क्योंकि उन्होंने ज्योमेट्री ऑफ नंबर्स के अंदर कुछ नए मेथड डेवलप किए थे। 2014 में मिला था। 2018 में अक्षय वेंकटेश जी को मिला था क्योंकि उन्होंने नंबर थ्योरी के अंदर बहुत कंट्रीब्यूट किया था। तो ये दो लोग हैं, इंडियन सिटीजन नहीं, इंडियन ओरिजिन वाले लोग हैं जिनको ये मिला हुआ है। अब इस बार पता क्या हुआ, इस बार 4 लोगों को मिला, यूडेंग, जॉन पार्डन, जैकब सिमरमैन एंड आपका होंग वैंग। अब इसमें एक खास बात आपको ध्यान रखनी है होंग वैंग के बारे में। एक्चुअली पॉइंट पता क्या है, ये जो वैंग है ना, ये एक्चुअली तीसरी महिला है इस अवार्ड को पाने वाली। मैथमेटिक्स की फील्ड के अंदर ज्यादा महिलाएं हमें नहीं देखने को मिलती, एक कंसर्निंग बात है। तो सिर्फ अभी तक 3 बार महिलाओं को मिला है, मरियम मिराज खानी, ठीक है, आपका मरियाना विजवोका 2022 में, और इस बार 2026 में होंग वैंग जी को यहाँ पे मिला है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे नाम होंग वैंग का, ठीक है ना, कि ये इन्होंने काम किया है। यूडेंग ये चाइना के ही हैं 2 लोग, ठीक है, जॉन पार्डन और जैकब सिमरमैन। एंड इनफैक्ट ना यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ये वैंग होंग और आपका डेंग्यू ये पहले चाइनीज नेशनलिस्ट हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। तो ये थोड़ा न्यूज़ में है, थोड़ा ध्यान रखिएगा फील्ड मेडल के बारे में इन जनरल भी, और ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत का कोई डायरेक्ट सिटीजन यहाँ पे नहीं है जिसको ये मेडल मिला है। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है ऊंझा जीरा एंड ऊंझा फेनल। फेनल का मतलब कुछ नहीं होता, फेनल का मतलब होता है सौंफ। देखो जीरा और सौंफ तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जिनको नहीं पता मैं थोड़ा बता देता हूँ, पहले सौंफ के बारे में बता देता हूँ। देखो सौंफ की जब हम बात करते हैं इसको फेनल बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर। ये एक एरोमेटिक सीड है, इसकी थोड़ी खुशबू होती है, और आप नोटिस करोगे कि इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है सौंफ का। सौंफ को प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ा ठंडा ड्राई कंडीशन चाहिए होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाए, उससे कहीं ना कहीं इसके सीड खराब हो जाते हैं। एंड इवन मैं बात करूं, इसको जो सॉइल चाहिए ना वो काफ़ी फर्टाइल, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल या ब्लैक सॉइल भी यहाँ पे चाहिए होती है। पर इतना ध्यान रखें कि उस पर्टिकुलर मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाए। तो थोड़ी सी हल्की फुल्की रेनफॉल चाहिए होती है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड। एक्सेसिव मॉइस्चर होगा तो दिक्कत आ जाएगी, फंगल डिजीज यहाँ पे हो सकती हैं, ठीक है। तो भारत के अंदर गुजरात और राजस्थान इसके सबसे बड़े प्रोड्यूसर आपको देखने को मिल जाते हैं, और कुछ मेजर वैरायटीज हैं सौंफ की। गुजरात फेनल 1, जीएफ, गुजरात फेनल 11, राजस्थान फेनल, अजमेर फेनल, ठीक है, ये कुछ फेमस वैरायटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। और जब मैं बात करता हूँ दोस्तों जीरा की, जिसको हम अंग्रेजी में क्यूमिन के नाम से जानते हैं, तो दुनिया में भारत सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है जीरा का। और भारत के अंदर गुजरात जीरा, राजस्थान जीरा, मेवाड़ जीरा, ये बहुत कुछ फेमस आपको जीरे के अलग अलग टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब एक बात नोटिस करिएगा कि ये जो आपका जीरा है ना, ये दरअसल में एक राबी क्रॉप आपको देखने को मिल जाता है। ये काफी ज्यादा वेदर सेंसिटिव है, मतलब इसको थोड़ा जो क्लाइमेट चाहिए ना, वो थोड़ा ड्राई क्लाइमेट चाहिए। अगर बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी या क्लाउडी कंडीशन होती है तो दिक्कत आ जाती है। तो फर्टाइल सॉइल चाहिए इसको ग्रो होने के लिए, ठीक है ना, और मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा पानी दिक्कत यहाँ पे इसको दे देता है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जब मैं बात करता हूँ ना जीरा की भी, तो इसमें भी आपके राजस्थान और गुजरात ही हैं जो सबसे बड़े जीरा प्रोड्यूसर हैं। मध्य प्रदेश हरियाणा में भी होता है पर वो थोड़ा होता है, गुजरात और राजस्थान में ही मेजर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक बात आपने नोटिस करी, चाहे मैं जीरा की बात करूं चाहे मैं सौंफ की बात करूं, ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, राजस्थान और गुजरात के अंदर। ओके, अब एक चीज और बताता हूं यहाँ पे कि आखिर हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं। देखो एक्चुअली ना गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है महसाना डिस्ट्रिक्ट के नाम से। महसाना डिस्ट्रिक्ट में एक शहर का नाम है ऊंझा, ठीक है, कहाँ पर है, गुजरात के अंदर, ठीक है। अभी रिसेंटली पता क्या हुआ, थोड़े दिन पहले की बात है कि इसको जीआई टैग मिल गया, ऊंझा जीरा, ये जीआई टैग मिल गया इसको। ऊंझा सौंफ, इसको जीआई टैग मिल गया। अब देखो किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है, डेफिनेटली उसके बारे में दुनिया को पता लगता है, उनकी डिमांड बढ़ती है उस पर्टिकुलर जीरे की, उस पर्टिकुलर सौंफ की, राइट। तो पॉइंट पता क्या है, इसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन कर दिया लोगों ने। क्यों ऑब्जेक्शन कर दिया, क्योंकि देखो गुजरात के अंदर जीरा प्रोड्यूस होता है, सौंफ भी प्रोड्यूस होती है, पर ये ऊंझा जो जगह है ना, यहां पर दरअसल में मेजरली ट्रेडिंग होती है इन चीजों की। कहने का मतलब बनता जीरा राजस्थान में है, बनता जीरा या सौंफ आपका राजस्थान में है,
यहाँ से जीरा जाता है गुजरात, गुजरात में उसकी थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग होती है, उसकी ट्रेडिंग होती है, उसकी ग्रेडिंग होती है। तो इस वजह से तो आप नोटिस करो प्रोडक्शन तो यहाँ हो रहा है, यहाँ तो बस उसको हम थोड़ा बेहतर बना रहे हैं, थोड़ा ठीक कर रहे हैं। तो लोगों ने जो गुजरात के सॉरी जो राजस्थान के किसान थे ना, इन्होंने यहाँ पे प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं कि भाई आप हमारा नुकसान कर रहे हो। यहाँ पर तो बहुत ना के बराबर जीरा प्रोड्यूस हो रहा है ऊंझा के अंदर, मेजर जीरा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और सौंफ भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और आपने जीआई टैग उनको दे दिया। हमें मिलना चाहिए था बल्कि ये तो, राइट। इस वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ के अंदर है। बाकी जीआई टैग का मतलब तो आपको पता ही है कि कोई चीज़ किसी जगह को बिलोंग करती है, उसकी क्वालिटी, उसकी रेपुटेशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वहां से जो ओरिजिनेट होती है, हम उसको जीआई टैग यहाँ पे देने की कोशिश करते हैं। भारत के अंदर हमारे पास जीआई एक्ट है ना, और इस प्रकार से हम जीआई टैग जो देने से उस एरिया के लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो क्वेश्चन यही है कि भाई देखो, ऊंझा का टैग मिलना चाहिए या एक्चुअल में राजस्थान के किसानों को टैग मिलना चाहिए, ताकि उनका जीरा, उनका सौंफ ज़्यादा फेमस हो पाए दुनिया के अंदर, राइट। नेक्स्ट आते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने है विद रिगार्ड्स टू कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट। थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं एक बार। देखो यहाँ पर आप पिक्चर में नोटिस करना, ये है आपकी कोसी नदी और यहाँ पर है आपकी मेची नदी। देखो कोसी नदी की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो ध्यान ये रखिएगा कि कोसी नदी जो दरअसल में है ना, ये आपकी गंगा नदी की ही आपको ट्रिब्यूटरी देखने को मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। जब मैं बात करता हूँ ना मेची नदी की, मेची नदी दरअसल में महानंदा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, और महानंदा वो एक्चुअल में गंगा नदी की ही ट्रिब्यूटरी है। अब पॉइंट पता क्या है, कोसी नदी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। इसको हम लोग ना बिहार के दुख, सौरो ऑफ बिहार के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि भाई कोसी नदी हर साल फ्लड करती है। फ्लड करने की वजह से बिहार के बहुत सारे रीजन में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। तो हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना एक काम करें, हम ये कोसी नदी का जो पानी है वो यहाँ मेची नदी में यहाँ पे दे दें, ये जो एक्स्ट्रा पानी है कि नहीं। तो इससे फायदा क्या होगा, एक तो बिहार के अंदर फ्लड्स थोड़े कम आएंगे, राइट। दूसरी बात ये भी तो है कि जब यहाँ पे मेची नदी की तरफ हम यहाँ पे पानी डाइवर्ट कर रहे होंगे, उसकी वजह से बहुत सारे एरियाज को पानी मिल पाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पूर्णिया की बात करें, काटिहार की बात करें, किशनगंज की बात करें, अररिया की बात करें, यहाँ पर इरिगेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये सभी फायदों के कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए हमने ये जो प्रोजेक्ट था ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पे दे दिया है। अब इस वजह से ये प्रोजेक्ट अब यहाँ पे मार्च 2029 में कंप्लीट करने का हम सोच रहे हैं। लगभग 6-6.5 हजार करोड़ इसमें लगेगा, जिसमें से 3600 करोड़ रुपया जो होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे दिया जाएगा। तो एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है बिहार के अंदर, ठीक है ना। एंड बाकी मैंने आपको बता दिया कि इनको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और इसमें देखो भारत और नेपाल का भी कॉपरेशन रहेगा, क्योंकि आप नोटिस करोगे कि जो कोसी रिवर है वो वहां से नेपाल से आती है, महाकोसी रिवर भी हम बोलते हैं इसको। तो आपस में डिस्कशन करना, डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते समय। बाकी एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस भी हमने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट किया है, जो कि इसके रिगार्डिंग प्रॉपर रिपोर्ट्स यहाँ पे प्रिपेयर करता है। सप्तकोशी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गया, सन कोशी कमला डाइवर्जन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो गया। इनफैक्ट इसके अलावा कोसी गंडक बेसिन अथॉरिटी भी है। अभी फिलहाल पर इसके ऊपर यहाँ पर ज्यादा काम नहीं हुआ है कोसी गंडक के ऊपर, पर कोसी मेची के ऊपर तो डेफिनेटली यहाँ पे काम चल रहा है, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आज हमें डिस्कस करने थे। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने होमवर्क दिया था प्रैक्सिस मिशन के बारे में, तो बिल्कुल ये नासा का ही इनोवेटिव एडवांस कंसेप्ट मिशन है, तो दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। सारनाथ की बात करें तो दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, बल्कि आपके वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर आपको ये साइट देखने को मिलेगी, तो सेकंड इज रॉन्ग। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन को 1972 के अंदर ही हमने यहाँ पे अडॉप्ट किया था, सो दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।